अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार है और ज़्यादा पेचीदा होती चली जा रही है। अभी जो रिसेंटली ईरान की तरफ से एक अहम जो बयान आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, जिसमें ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अमरीका को जो असले की सप्लाई है, यानी खलीज के अंदर जो उसके अड्डे हैं उसको जो है स्ट्रेट्स जो है, हुर्मुज़ जो है, वहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। अब ये जो सूरत हाल है, डेफिनेटली मेरा ख्याल है अमेरिकन के लिए भी बहुत पेचीदा सूरत हाल है। और अगर ईरान ऐसा नहीं करता और नहीं बात मानता अमेरिका की, तो फिर सिचुएशन क्या होगी। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो इस खित्ते से जितने भी उसके अड्डे हैं उनको सप्लाई जो है खास तौर पर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से आती है। और ईरान का ये जो बयान है बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहना है कि अब वो उसके कंट्रोल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, अमेरिका की डिमांड्स को नहीं मानेगा। तो अमेरिका इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या देगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन जिस पर हम बात करेंगे। और बात यहाँ पर ये की जा रही थी कि जनाब रिजॉल्व हो जाएगा मैटर, रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी, लेकिन अभी तक जब से पाकिस्तान के अंदर टेबल सजी थी आज तक कोई रिकॉन्सिलिएशन का मामला तो होता नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात जरूर हो रहे हैं और अब मेरा ख्याल है कि वो प्रोसेस भी खत्म होता चला जा रहा है। और अब चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं कि अब कहीं किसी जंग की तरफ ये सिचुएशन जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो टारगेटेड सब्सिडी है उसे खत्म करने की बात की गई है और ये ऐलान कर दिया गया है। अब बिजली की कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में जो 200 यूनिट वाले थे या 300 यूनिट वाले थे, खास तौर पर 200 से जो कम वाले हैं, तो उनको जो सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी। तो फिर बिजली की कीमतें पहली आसमान से बातें कर रही है, उसको बनाने का जो तरीकाकार, उन कीमतों का जो तयन करने का तरीकाकार है वो भी नाइंसाफी पर मबनी है। और इससे अवाम को हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। शदीद गर्मी है और इसमें अगर इस तरह के बिल आते हैं, पेट्रोल महंगा है, अवाम इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर सिचुएशन किस तरफ जाएगी। इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे पहले मेहमान ख्वाजा अयूब नसीम साहब, इनसे बात करेंगे, और नसीर कंबोज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनसे बात करेंगे, और बीपर भी हम कुछ लोगों को लेंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ख्वाजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। अमरीका वाला इशू, ईरान ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है वो वेपन ले जाने नहीं देगा। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है, इस वक्त जंग जो है ना ईरान और अमेरिका की, वो जंग दर हकीकत नहीं हो रही, वो असाब की जंग हो रही है और लफ्जी गोलाबारी हो रही है। देखिए, अब ईरान के लिए भी कोई मुश्किल वाला मामला नहीं रह गया, चूंकि ईरान स्टेबल कर गया है अपने आप को जंग के लिए। दोबारा जो उसकी तबाही हुई थी, या ट्रंप साहब जो कहते हैं कि जी उनकी मैंने एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, बड़ी फौज खत्म कर दी, अब वो तमाम के तमाम उनके शोबे दोबारा मुतहरक हो गए हैं। और जो असला उनके पास यूज करने के बाद कमी आ गई थी, अब उनको दूसरी ममालिक से वो असला मिल गया है। और अब जो सुपरसोनिक उनके पास लेटेस्ट जो मिसाइल्स आ गए हैं, उसके बाद वो दोबारा इस काबिल अपने आप को समझ रहे हैं कि हम जंग कर सकते हैं। अब देखिए, अमेरिका ने बहुत दूर से आके यहाँ लड़ना, मेरा नहीं ख्याल कोई लंबी जंग वो लड़ सकता है। और अब ईरान को समझ आ गई है कि अब खाली गुफ्तगू से या गिदर वकियों से या ऐसे पैगाम से जंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या किसी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। शिकस्त और हार जीत दर हकीकत जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नहीं होती। अब चाइना आए हुए वैसे आपने वर्बल की बात की, अब वर्बल तो नहीं है ना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम यहाँ से गुजर नहीं देंगे। अगर आप दुबई की बात करें, आप बहरीन की बात करें, तो उनके रास्ते तो इधर से ही है ना। अब वहां पर अगर उनके अड्डे हैं या दुबई के अंदर मजीद उनकी जो मुस्तहकम करने के लिए वहां वो सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन वहां पे जाते हैं, तो डेफिनेटली अब वर्बल तो नहीं है। ईरान ने तो ब्लॉक कर ली, ये तो प्रैक्टिकल बात है। वो कह रहा है कि मैं नहीं गुजरने दूंगा, तो ये तो प्रैक्टिकल है ना सारा। हकीकत ये है कि आप पहले दिन से जिस दिन से जंग शुरू हुई है, इतने इतने बड़े दावे किए हैं अमेरिका ने, क्या उन सब पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है? अमेरिका ने उसमें कोई ऐसा काम किया जो वो कहता रहा है? मिसाल ये होती है कि जब आपने कोई चीज मनवानी हो तो आप 100% से शुरू होकर नेगोशिएशन जब आती है तो 10% पे आपके सेटलमेंट होती है। और अगर ईरान ने ऐसी बात की है तो इसके पसे पर्दा भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अगर कोई बात होगी तो वो करेंगे, वगरना ईरान के लिए बड़ा मुश्किल होगा इतना बड़ा समुंदर और इतनी बड़ी जगह को कवर करना। अल्टीमेटली ये सेटलमेंट होगी। अब देखिए, आज वो चाइना में बैठा हुआ है, ट्रम्प जो बैठा हुआ है, आप देखिए दो चार दिनों में, आने वाले 2-4 दिनों में मैं समझता हूं कि जंग के असरात और मजीद खत्म हो जाएंगे। और जो उसके इत्तेहादी हैं अमेरिका के,
ان کے لیے بھی بڑی مشکلات آ گئی ہے. اب انہوں نے ایک اتحادی مین جو ہے الائز جو ہے ٹھیک ہو نصیر صاحب آپ کو لگتا ہے جیسے خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو لگتا ہے بالکل ختم ہو جائے گا, چائنا کو جو ہے معاملہ طے کر دے گا اور پھر یہ جنگ جو ہے بالکل اپنے ایک لاجیکل اینڈ کی طرف چلی جائے گی, یا سچویشن کچھ اور ہے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جنگ جو ہے وہ جو حملوں والی جنگ ہے یا اٹیک کرنے والی جنگ ہے وہ تو رکی ہوئی ہے, لیکن یہ جنگ جو ہے وہ میں جو پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں, اب رکی ہوئی ہے وہ والی حملوں والی, لیکن آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے جو ہے, بلکہ 4 دن پہلے امریکہ نے ایران پر دوبارہ اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے, جب ایران نے جب وہاں پر میزائل مارے ان کے جہازوں کے اوپر, تو ایک تو یہ سکرمش ہو چکی ہے. دوسری بات یہ میں یہ کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی جب آپ کسی کو روک دیتے ہیں, اس کا ویپن وہاں سے نہیں آنے دے رہے, تو پریکٹیکلی آپ اس کو انیکشن ہے تو روک رہے ہیں نا. اب ضروری نہیں آپ اٹیک کر رہے ہیں, اگر آپ نے روک بھی رہے ہیں اس کی ویپن جو اس کی ترسیل ہے تو پھر آپ ایکشن میں. دیکھیں جی, آبنائے ہرمز جو ہے نا یہ ایران کا سب سے بڑا پتہ ہے, جو وہ پتہ پہلے دن سے جو وہ کھیل رہے ہیں, اور اس پتے پہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ تیل کی ترسیل جو ہے وہ ہوتی ہے. تو لہذا اب ایران کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بلاکیج ہے, اب آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو وہ ایریا جو ہے آبنائے ہرمز بلاکیج والا جو کہ 30-40 کلومیٹر کا تھا, اس کو بڑھا کے 200-300 میل پہ لے گئے ہیں, یعنی یہ 500 کلومیٹر بنتا ہے. تو لہذا انہوں نے جو ہے وہ سارا فوکس جو ہے وہ آبنائے ہرمز پہ ہے, اور ایران کے جب بھی مطالبات مانے جانے ہیں. دیکھیں آج قطر کے جو سٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا اگر آج بھی جنگ رکتی ہے نا, آبنائے ہرمز کھلتی ہے, تو جو چیزیں مستحکم ہونی ہے دوبارہ مہینے لگ جانے ہیں. تو لہذا اب امریکہ کو یہ پتا ہے کہ پوری دنیا کا پریشر جو ہے نا, اب دیکھیں رشیا اور چائنا یہ کھل کے ایک طرح سے ایران کے ساتھ ہے. اور آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اگرچہ وہ چائنا کے دورے پہ گیا ہے, لیکن اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی اس جنگ کو رکوانے میں یا ایران کے ساتھ معاملات کرنے میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے چائنا کی, ہم خود اپنے معاملات کر لیں گے, معاہدہ کر لیں گے یا جنگ سے تباہ کر دیں گے. تو اسی طرح آج جو تھا یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ تھی, برٹش, فرانس اور دیگر ممالک کی, کہ ہم اس پہ بورڈ بنا رہے ہیں آبنائے ہرمز پہ کہ اس کو کیسے کھلوانا ہے. بیسیکلی ساری طاقتیں جو ہے نا اس وقت دنیا کی, رشیا ہے, ایران ہے یا پورا یورپ ہے, تو وہ سارا امریکہ کو پریکٹیکلی نظر آ گیا ہے کہ وہ امریکہ کو بادر نہیں کر رہا ہے, اور امریکہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو جنگ تو نے شروع کی تھی یہ تو نے جو ہے وہ پوری دنیا کے مفاد کو خطرے میں ڈالا ہے. اچھا, لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ امریکہ نے انہیں بڑا واضح کہا ہے کہ ایران اگر ان کی بات نہیں مانتا, اور ایران ابھی تک مان بھی نہیں رہا, تو پھر ایک بڑا حملہ ایران پر ہو سکتا ہے. دیکھیں ایران مینٹلی تیار ہے. ایران کہتا ہے کہ ہماری جو 14 تجاویز ہیں, ہمارے مطالبات ہیں, یہ مطالبات امریکہ کو ماننے پڑیں گے, نہیں مانیں گے تو ناکامی اس کا مقدر ہے. یعنی اب ایران جو ہے, ایران کو یہ پتا ہے کہ دیکھیں امریکہ اس چکر میں ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے, وہ جناب دھمکیاں لگاتا ہے بڑے بڑے بلندوں پر, ہم نے جی ان کی ہر چیز تباہ کر دی, یہ یورینیم افزودگی جو ہے بالکل چھوڑ دیں گے. آج بھی ایران کی سٹیٹمنٹ تھی ان کے اسپیکر کی یا ان کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں, انہوں نے کہا جی یہ جو یورینیم کی افزودگی ہے یہ تو سوال یا مذاکرات یا اس پہ تو معاہدہ ہو مزید بڑھا دیں گے, تو ہم نے, انہوں نے کہا ہم 90% تک لے جائیں گے. تو لہذا اس پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دیگر 14 تجاویز جو انہوں نے دی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہمارے ایسٹس جو ہے وہ فریز ہوئے ہیں وہ کھولیں, یا جو یہاں سے سمندر کے اندر سے اپنا سارا سیٹ اپ ہٹائیں, مشرق وسطی سے اپنا سارا سیٹ اپ ہٹائیں, ایران پہ دوبارہ حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دیں, ایران کو جو ہے وہ یہ تجاویز ساری جو ہے آبنائے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ان کا حق ہے, تو وہ یہ ساری تجاویز ہے. ادروائز کچھ 9 اور 2 میں بھی ایران کو امریکہ زیادہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام پہ سرنڈر نہیں کرنا. اس نے 2 ٹوپ اور واضح طور پہ یہ باور کروا دیا ہے. اور اب ایران جو ہے, رشیا, آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ جی ایران جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی چائنا کے جو ہے ہم نے اتنے جہاز یا اتنے ملازمین یا اتنی چیزیں جو ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے ہم نے پکڑے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اب دنیا میں جو ہے دنیا کی سپر طاقتیں جو ہیں, نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ جب ایک طاقتور جو ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی خالد صاحب, یہ نصیر صاحب نے بھی بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم 90% لے جائیں گے, اور پوائنٹس ہیں جو امریکہ ان سے منوانا چاہتا ہے وہ تو نہیں مان رہے, اور وہ کہتے ہیں ہم 90% پہ لے جائیں گے. اچھا, پھر جب لے جائیں گے تو آپ کے خیال میں کیا امریکہ کچھ بھی نہیں کرے گا اور صلح کر لے گا, اور پھر یہ سب کچھ کیا ہے
मतलब ये मुझे नहीं समझ आ रही, आप किस पॉइंट पर ये कह रहे हैं कि जी अब ये चंद दिनों में ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। ईरान यूरेनियम वाले मामले पर मानने को तैयार नहीं, अपनी एटॉमिक सलाहियत को सरेंडर करने पे तैयार नहीं है, तो फिर अमेरिका हासिल क्या करेगा, सुलह किस बात पे करेगा? गुजारिश ये है, ये आज की स्टेटमेंट है उनकी, लेकिन पहली मीटिंग में जो पाकिस्तान में हुई उसमें ईरान एग्री कर गया था कि हम अपने यूरेनियम को किसी और कंट्रीज में शिफ्ट कर लेंगे, और उसमें उन्होंने टाइम नहीं, फ्रेम वो दिया तो पहले दिन से नहीं, ये तो अमेरिका का मुतालबा रहा नहीं, है। ईरान ने भी एग्री तो किया था, हाँ। हम इसको शिफ्ट करने ये को हमारी तैयार तरफ से हैं। था कि हम आपको मदद कर देंगे अगर आप पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहते हैं। नहीं, वो रशिया के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन उन्होंने 20 साल का टाइम फ्रेम दिया था कि हम 20 सालों में आहिस्ता इसको वहां पे शिफ्ट करेंगे। मुराद ये है, उन्होंने भी लाल बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की थी, और अब ये उन्होंने 90% कह के ये बाकायदा एक धमकी दी है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये समझो कि हमारे पास एटम बम तैयार है। मैंने वही कहा ना, अब तो वो एटम बम की धमकी है ना, 90%। तो मैं समझता हूं कि अब वो इस दहाने पे पहुंच गए हुए हैं कि अगर 80 नहीं खेडांगे तो किसी ने खेडन भी नहीं नहीं तो दिया। फिर सुलह कैसे हो जाएगी? वो कहता है जी कि मैं 90% पे ले जाऊंगा, यानी मैं एटॉमिक फिर तैयार कर लूंगा। तो अमेरिका बगैर वो उनकी बात जो है उनको नजर भी आ रही है, ईरान नहीं मान रहा, तो फिर सुलह की तरफ कैसे जाएगा? गुजारिश ये है, चाइना क्या करेगा इसमें? गुजारिश ये है, आज जो रशिया ने मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है और उसकी रेंज उसने बताई है कि जी 35,000 किलोमीटर तक जाएगा, तो बुराद ये है कि दुनिया का कोई कॉर्नर भी उसके मिसाइल से बच नहीं सकता। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, अमेरिका को इस चीज की पूरी समझ है। आप चंद दिनों में देखिएगा, जो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका पूरी तड़ी जरूर लगा रहा है, दुनिया उसको समझाएगी जरूर। अब अमेरिका चाहे कि अगर एटम बम से ईरान को तबाह कर दे तो ये मामला मजाक नहीं होता, ठीक है। हाँ, उसका तो जो ईरान ने आज ये बताया ना कि हमारे पास भी है फिर। जी हाँ, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है कि अगर तुम कोई ऐसा कदम उठाओगे जिससे हमारी तबाही होगी तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और आपके अलाइज को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक। मुराद ये है, उनके अलाइज में दो ही तो फिर मेजर सुलह अल्टीमेटली धमकियां हैं। मैंने कहा ना, असाब की जंग चल रही है। अब देखना ये है कि ईरान मजबूत है असाब में कि अमेरिका। इस वक्त जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो ईरान असाब में मजबूत नजर आ रहा है। अगर ना होता तो ट्रंप जो है ना डेली अपनी स्टेटमेंट तब्दील ना करते, बल्कि लम्हों में आधे घंटे बाद इसमें एक और बात भी तो आ गई ना खाई साहब के, अब उन्होंने कहा जी 90%, इसका मतलब है ईरान किसी वक्त भी, उसके पास फिर सलाहियत तो है और वो किसी वक्त एटम बम फिर बना भी सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके पास सलाहियत है। और दूसरी बात जो है, अब वो कुछ ऐसी भी सुनने में बातें आ रही हैं कि इन्होंने जो रडार सिस्टम से जो उन्होंने अपनी एजेंसीज के थ्रू उनका यूरेनियम या एटम बम का जो जगह ढूंढी थी कि यहाँ पे हो सकता है, वो एग्जैक्ट जगह वहां नहीं थी। इन्होंने पहाड़ों के नीचे जो मार्बल के पहाड़ है, जो ऐसे पहाड़ है, वहां नीचे इतनी बेसमेंट्स में, सुरंगों में, ये सारा वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी अमेरिका वहां उनकी मुकम्मल जगह तक नहीं पहुंच सका जहां उनके पास इसकी अफसरदगी या ये सारा कुछ हो रहा है। लिहाजा अमेरिका को समझ आ गया है, उसने जितनी कोशिश कर सकता था वो उसने बायहुकर बायक्रुक उसने कर लिया। अमेरिका को समझ आ गया। नसीर साहब, अगर अमेरिका को समझ आ गया तो अमेरिका क्या माफी मांगेगा ईरान से, चला जाएगा? देखें जी, बात पता क्या है, माफी तो वो तो क्या हल क्या है? हल इसका मैं आपको बताता हूँ। क्या मुश्किल? इसका हल ये है कि अल्टीमेट जो है वो यूरेनियम अफजदगी पे भी हदूदों कयूद के साथ ईरान का मुतालबा माना जाना है कि ईरान ने अपना ये राइट है या अपना इस पे ईरान को भी पता है कि हमारी बका इसी में है। अगर वो यूरेनियम अफजदगी या एटमी ताकत की तरफ अगर जा रहे हैं, वो उससे सरेंडर करेंगे। अगर वो यहाँ वहां से शिफ्ट भी होती है, चाइना शिफ्ट होती है या जो रशिया जाती है या जो भी होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए उसमें ईरान को जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि 2028 में अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं। अब देखिए, जब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये जो जंग शुरू की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये कांग्रेस की इजाजत के बगैर और कांग्रेस में डिबेट के बगैर शुरू की है। और आपको पता है कि ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो 34 पे आ गया है। तो बात ये है कि ये जंग लंबी होना जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को सूट नहीं करता, क्योंकि जिस तरह ट्रंप कहता है कि जिस तरह उसने नारा लगाया था कि जी मैं जो है वो रजीम खत्म कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा दूंगा, तो वो तो कुछ हो नहीं सका। तो लिहाजा अब वो विक्ट्री या जो वो
विक्ट्री स्टैंड पे स्पीच करके अपनी आवाम को पीछे लगाना चाहता है, वो बात तो है नहीं। तो लिहाजा अब वो सेफ एग्जिट अमेरिका चाह रहा है और ईरान इससे देखिए इसमें नसीर साहब इसमें ये भी तो एक्सपोज हो रही है चीजें कि अमेरिका ने ये कहा था कि जनाब हमने खत्म कर दी इसकी जो सलाहियत है ना ज़ुर्दगी, फिर अभी उसने कहा कि वो बड़ी डीप कहीं पड़ी हुई, हम उसको वहां से हटा देते हैं, इनरिच जो है यूरेनियम। लेकिन अगर वो 90% ईरान बात करे तो इसका मतलब है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो किसी वक्त भी उस अपना रिकंटिन्यू कर सकता है उसी जगह को। और ये जो आज तक अमेरिका ने ये कहा था कि हमने इसकी सलाहियत खत्म कर दी है, अब सिर्फ इसके पास वो जो पहले से पड़ी है हमने वो लेना है, ईरान कह रहा है मैं 90% तक ले जाऊंगा, इसका मतलब है उसकी सब कुछ महफूज पड़ा हुआ है और वो उसको आगे एक्सपीडाइट कर सकता है। और दूसरी बात है कि अगर ये सिचुएशन है तो अमेरिकन, जैसे आपने कहा वहां पर इलेक्शंस भी हैं, तो ट्रंप अपने मुल्क के लोगों को फिर कैसे सेटिस्फाई करेगा? यही एक चीज लेके चल यही फ्रस्ट्रेशन जो है ना ट्रंप को दिन रात सता रही है कि वो अपने मुल्क के अंदर भी अपने मुखालफ जो है वो जो साबका सदूर भी गुजरे हैं या अपनी अपोजिशन पार्टियां भी जो हैं, आज भी अखबार में जो वो था वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कार्टून बनाता रहता है और उनकी तस्वीरें लगा के जो है वो AI के जरिए। तो बात यह है कि ट्रंप, अब ईरान ने जो प्रेशर या जो अमेरिका ने ताकत का अपना इजहार करना था वो ईरान ने फेस कर लिया है। अब अमेरिका जो है, क्योंकि अब देखिए ईरान, अमेरिका को पता चल गया है कि दुनिया उसके साथ कोई नहीं है, वो सिर्फ आया था एक ग्रेटर इजराइल जो है वो उसके तनाजर में, तो वो उसका फार्मूला कामयाब हुआ नहीं है। तो अब ईरान ने यहां से हर सूरत निकलना है। अब ये निगोशिएशन बिहाइंड द सीन हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए तजावीज का तबादला हो रहा है और अल्टीमेट वो तजावीज जो है जब उन पे कंसेंसस होना है तो वो ईरान को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाना है। यूरेनियम अफजदगी जो है ना, मुझे ये बताएं कि वो जो मुज़ाकरात होने हैं आज की डेट तक तो ईरान उसको नहीं मान रहा, तो अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि वो मान लेगा और वो किसी और मुल्क को दे देगा? देखिए अमेरिका को सिर्फ एक ही इशू है, यूरेनियम अफजदगी या कि ईरान का मुस्तकिल में एटमी ताकत बनना, क्योंकि अगर वो एटमी ताकत बनता है तो इजराइल जो है वो भी गैर महफूज है और अमेरिका भी जो है वो उस तरह बदमाशी नहीं कर सकता जब वो एटमी मुल्क बन जाएगा जिस तरह कि वो बाकी मुल्कों के साथ जब। अच्छा, ये इसी में पॉइंट कह रहा हूं कि वो मैटर रिजॉल्व नहीं होता, ईरान नहीं मानता अमेरिका की कोई बात। अब खालिद साहब तो कह रहे हैं कि जी वो तैयार है और वो हो जाएगा, वो चली जाएगी किसी और मुल्क में, या चलें इस तरह की कोई मिलती जुलती सजेशन मान ली जाएगी। आपको लगता है कि ईरान अब विड्रॉ करेगा इन चीजों से? देखिए ईरान यूरेनियम अफजदगी से विड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन ईरान यूरेनियम अफजदगी पे कोई भी फार्मूला जो आएगा ना वो ईरान के साथ जो ईरान के दोस्त ममालिक है ना उनके जरिए इत्मीनान में लेके ईरान को यकीनदानी करवाई जाएगी कि ये आप जो है वो ये चीजें आपकी सिक्योर होंगी, प्रोटेक्टेड होंगी, सेफ हाथों में होंगी और आपका प्रोग्राम भी जो है वो कंटिन्यू होगा। लेकिन बज़ाहिर मीडिया पे जो है वो इस तरह की स्टेटमेंटें आएंगी कि जिससे अमेरिका जो है यहां से निकलने में उसको सेफ एग्जिट मिल जाएगा। अदरवाइज यूरेनियम अफजदगी या एटमी प्रोग्राम रोल बैक करना ये ईरान की जो है वो मैं समझता हूं कि ये लाइफ लाइन है, ईरान इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अमेरिका को भी ये पता है कि अमेरिका देखे ना बड़ा सिंपल है कि कहे जी यूरेनियम अफजदगी उन्होंने खत्म कर दी, वो हमने वहां से हटा ली। अब ना हुर्मुज़ की बंदिश पे भी ईरान को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है कि आप यहाँ पे टैक्स लगा के अपने पैसे पूरे कर लें, जो आपका नुकसान हुआ है। ईरान के ये मुतालबात थे ना कि हमारा जंगी नुकसान पूरा करें, और यहाँ से वो, लेकिन यूरेनियम अफजदगी पे जो है मेरे जो है वो नुक्ता नजर के मुताबिक ईरान उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा खालिद साहब मुझे ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि वो नहीं करेगा, अब यही जो है कि करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी पॉइंट के ऊपर जरा मुझे बताएं। गुजारिश ये है कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में लोगों को, दुनिया के हर कंट्रीज के लोगों को अच्छाई और बुराई, सच और झूठ की तमीज आ गई है। अब देखिए ना, मैं आपको मिसाल देता हूं पॉलिटिकल तौर पे। लंदन का जो इस वक्त हुकूमत है, जब उनके इस वक्त अपने आप को बहुत मजबूत लेबर पार्टी तस्वर कर रही थी ना यूके में, जब उनका रिजल्ट आया तो वहां पे रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड थर्ड पार्टी जो पता नहीं 9वें नंबर पे थी वो जीत गई। मुराद ये है इस वक्त मकबूलियत ट्रंप साहब की भी ऐसी ही है और मकबूलियत का ग्राफ अगर उन्होंने ऊपर लेके जाना है ना, वो जंग की सूरत पे नहीं जा सकता। अवाम जंग को इस वक्त पसंद नहीं कर रही, दुनिया के कोई कंट्री की अवाम भी किसी जगह नहीं पसंद करी। लेकिन आपको पता है इराक के खिलाफ भी चढ़ाई की गई, अमेरिका ने उस वक्त भी अपने लोगों की भी नहीं मानी, किसी की नहीं मानी किया, और शाम के हवाले से भी, उसके अलावा लिबिया के हवाले से। बात यह है वो इखलाकियात अपनी जगह, वो दौर कुछ और था।
नहीं आज का देखिए, आज का दौर कुछ और है। आज के दौर में ही पूरी दुनिया ने अमेरिका को कहा ये नहीं करना, उसने किया ना, अटैक हुआ, इजराइल ने किया ना। हाँ जी, मुराद ये है उसको आज की दुनिया में क्या है, चाइना भी कह रहा है, रूस भी कह रहा है, उस खित्ते में, मिडिल ईस्ट में उसको ईद का जवाब पत्थर से देने वाला कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज उसके सामने नहीं था। उसको 30 साल नहीं, 50 साल, 100 साल से खतरा है ना इस खित्ते को, तो उसको सिर्फ और सिर्फ ईरान से ही है कि ईरान वहां वो कंट्री, मुस्लिम कंट्री है, जो अरब कंट्री है, जो उसके साथ मत्था लगा सकता है। क्योंकि उसका जो अलाई है, उसका बगल बच्चा जो इसराइल है ना, वो अगर इस खित्ते में गैर महफूज है तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से है। ठीक है, मुराद ये है कि इस खित्ते में ईरान को वो कोई नुकसान अब वो सोचेगा भी ना तो मेरा ने ख्याल पहुंचा सकता है। देखिए, सऊदी अरब तक उसका साथ छोड़ गया, कितनी देर से उसके साथ अलाय था, कितनी देर से उसको लाखों करोड़ों अरबों डॉलर की मद में उसको पेमेंट कर रहा था अपने आप को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। अब उसने उसका साथ छोड़ दिया है। अब वहां पे पाकिस्तानी फौज ने वहां जावे के बहुत ज्यादा उनका साथ देना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में देखिएगा कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी अमेरिका से पीछे जाती जाएंगी। जिन कंट्रीज पे अटैक हुए हैं उन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दिए हुए थे। अच्छा, आप कह रहे हैं पीछे जाएंगे। अभी सूरत ये है कि यूएई जो है वो तो ज्यादा आगे बढ़ चुका है जी, उसकी वजह से तो बल्कि इजराइल के साथ खुलकर सामने आ गया है। और फिर उसके अलावा ये है कि इंडिया के साथ भी वो मिल गया है। फिर उसके अलावा हम देखते हैं अमेरिका की भी छतरी उस पर है। आप तो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज पीछे हट जाएंगे, यूएई तो ज्यादा करीब आ गया। इन कंट्रीज में वहां कंट्री जो है वो सबसे टॉप पे यूएई है। क्योंकि यूएई पे इस वक्त इसराइल की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है कि वो उससे निकल नहीं सकता। और ये बात आज की नहीं है, 5 साल 10 साल से ये बात मंजर आम पे आ गई हुई थी कि यूएई का बेसिक जो अलाय है वो इस वक्त इसराइल है और उसके डिपेंडेंट जो है उसके ऊपर वो चल रहा है। तो आज वो खुल के आ गए। मुराद ये है, क्या यूएई के पल्ले क्या रह गया मुझे बताइए? जो मिलियन की प्रॉपर्टी थी इस वो 0.5 पे भी कोई लेने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी का उसका ये हाल हुआ है, वहां के लोगों की तनख्वाहें उनके पास नहीं है। वो जाके अमेरिका से भीख मांग रहा है कि मुझे 10 अरब 20 अरब 30 अरब डॉलर दे दो। तो मुराद ये है, ऐसे इत्तेहादी का क्या फायदा जिसकी अवाम को खाने पीने से मुश्किलात आ जाए और वहां पे लोगों को निकाल दिया जाए। लाखों की तादाद में वहां से उन्होंने ओवरसीज को निकाल दिया है। नो डाउट इस वक्त वो पाकिस्तानियों पे सबसे ज्यादा नजर रख के इसलिए बैठा हुआ है कि उसमें 2-3 वजूहात हैं कि फिका जाफरिया वो समझता है कि ईरान के तादी है, वो कर इसलिए रहा है। मैं आपको आज बताऊं ऑन एयर उसकी सोच क्या है। उसकी सोच ये है कि अगर मैंने कोई ऐसा काम किया इसराइल के हक में और ईरान के खिलाफ तो ये ना हो कि वहां पे पाकिस्तानियों की, पठानों की और शिया हजरात की इतनी बड़ी तादाद है कि वो वहां पे सड़कों पे आके उनका तख्ता ना उलट दे। ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए शिया की वहां पे इमाम बारगाह उसने बंद कर दी, मस्जिदें शिया की वो बंद कर रहा है। और जितने लोग हैं जिनके साथ हसन हुसैन या ऐसा शिया वाला फिका जाफरिया वाला नाम आता है सबको डिवोट करता जा रहा है। अभी एक दोस्त मेरे पास आया, उसका भाई था वहां से वापस आया डिवोट होके, उसने मुझे सारी स्टोरी बताई, मैंने पर्टिकुलरली उससे सारी हिस्ट्री ली। मुराद ये है, यूएई के लिए फ्यूचर जो है वो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी से उसने तरक्की की थी ना इस वक्त इस खित्ते में अपने आप को स्टेबल किया था, उससे इस वक्त वो मेरा ख्याल है 20 साल 30 साल पीछे चले गया। अब उसको स्टेबल होते हुए दोबारा फिर बहुत टाइम। नाज़रीन, हमारे साथ ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। दफा कार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी ब्रिगेडियर साहब, को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कैसे हैं? अच्छा, मुझे आपकी आवाज जरा कम आ रही है। जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि आज ईरान ने दोबारा से एक धमकी अमेरिका को दी है कि अगर वो बाज नहीं आता, कोई बड़ा अटैक करता है तो हम यूरेनियम की अफजदगी जो है ना वो 90% पे ले जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि 90% का मतलब यह है कि ये तो आप 70 पर भी चले जाएं तो एटम बम तो बन जाता है, 70-80 की भी आ जाए तो 90 तो बिल्कुल फुल फ्लैज आप चले जाते हैं। तो एक ये इंडिकेशन है कि ईरान के पास फिर इसका मतलब एटम बम है अगर वो करना चाहे। अगर वो नहीं कर रहा तो ये तो उसकी मेहरबानी है, अगर वो करना चाहे तो फिर एटम बम उसके पास है। तो एक एटॉमिक ईरान जो है वो अमेरिका को कैसे हजम होगा? क्या वो उसके साथ सीज फायर कर लेगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखना है हमें कि ट्रंप साहब ने जो भी पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर ईरान के पास एटम बम होता तो हम यहाँ ना आए होते, तो वो खुद तमाम दुनिया को बता रहे हैं कि तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू और तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा
वो तो सलामती तुम्हारी वो इस ताकत के अंदर मौजूद है। और जो ममालिक जिनके पास जो तही दामन है, जिनके पास एटॉमिक हथियार नहीं है और ये ताकत नहीं है, वो रहमो करम पे हैं बड़ी ताकतों के। जब मर्जी आ जाएं, जब मर्जी आके आपकी नेवी डुबो दें, जब मर्जी आके आपके इलाकों पे बॉम्बिंग कर दें। तो ये तो 10 दिन पहले की प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट है कि अगर ईरान के पास एटम बम होता तो हम यहाँ ना होते। तो फिर स्ट्रेंथन उन्होंने कॉर्पोरेट कर दी, ईरान ने भी उसी की तायीद कर दी ना, कर दी। कि उसने कहा बाकी हमारे पास हम ये कर सकते हैं। ईरान के पास इस्तात तो थी एनरिच करने की, और कुछ उनके पास अमेरिका के मुताबिक 450 किलोग्राम उनके पास एनरिच यूरेनियम था भी, जो उन्होंने 60% तक एनरिच किया हुआ था। अब अगर वो कहते हैं कि वो 90% तक ले जाएंगे, तो इसका तो साफ मतलब है, जैसे आपने कहा, कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। इसमें एक और अहम बात यह है कि एनरिचमेंट करने के लिए 90% के ऊपर जाने के लिए एक सेटअप की जरूरत होती है, एक पूरा एक निजाम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अमेरिका का ये दावा था कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया। इससे तो ये नजर आता है कि जो जेरे जमीन डीप डाउन द अर्थ है, वहां पर जो उसने भी जो भी फैसिलिटीज में उसकी कायम है और वो ये कर सकता है। जी, वैसे बात यह है कि अमेरिका ने जो डिस्ट्रक्शन की थी वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव की थी। आपको याद होगा कि इसराइल ने पहले बॉम्बिंग की थी और ताक के निशाने लगाए थे, और फिर उन्होंने ये कह दिया था कि जी हम तो सिर्फ 15 मीटर जमीन में जा सकते हैं, हमें ऐसे बम चाहिए जो 60-50 मीटर तक जा सकें। तो फिर अमेरिकन जहाज आए थे B-2 और B-52, और इन्होंने डेजी कटर मारे थे जो 60 मीटर तक जमीन के नीचे जाने के बाद फटते हैं। नहीं तो अगर चीजें हमने ये देखा है, हमने जो स्टोरीज भी सुनी है, देखी हैं, आमतौर पर जो लोग एटॉमिक सलाहियत रखते हैं वो सिंपली 60-80 तक नहीं जाते, वो तो 200-200 300-300 नीचे चले जाते हैं, फीट नीचे चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर अभी तक नजर भी यही आ रहा है कि उनकी फिजाइया भी महफूज है, उनके मिसाइल भी महफूज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सलाहियत ईरान के पास, अमेरिका के पास या इसराइल के पास है जेरे जमीन तबाह करने की, ईरान उससे भी कहीं डीप है नीचे। जी ब्रेड साहब, जी खाई साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता, सॉरी नसीर साहब आपकी तरफ, जी आपको ये नहीं लगता कि ये कोई ईरान ज्यादा डीप है? देखें जी, जो भी है ईरान को ये तो पता है ना कि जब आपको पता है कि आपकी दुश्मनी है, जब 1979 से जब से इनकलाब आया है, ये 47 ईयर का अरसा है, तो अमेरिका जो है वो उसने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के साथ चीजें लीनियट हुई हों। तो लिहाजा ईरान को इस चीज का अंदाजा तो था कि ईरान का बिल्कुल अमेरिका पे टिल टुडे आज तक कोई ट्रस्ट नहीं है, और ईरान का पहला मुतालबा ये होता है यूरेनियम अफजदगी के बाद कि जी हमें ये इंश्योर करें कि दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा। तो लिहाजा इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ईरान की जो मनसूबाबंदी है, ईरान ने जो भी अपना अगर एटमी प्रोग्राम या यूरेनियम की अफसदगी जो है, वो सारी चीजें ईरान के नोटिस में या ईरान के इल्म में तो थी कि अमेरिका की या इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो 200 या 300 फीट के नीचे भी जा सकती है। अगर यकीन के साथ यूरेनियम अफसदगी जो है वो सारी अगर ईरान उसने अमेरिका ने या इजराइल ने तबाह कर दी होती, तो फिर आज अमेरिका को मैं समझता हूं कि वो मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं होती, उनको यकीन होता तो उन्होंने कहा था। अच्छा ब्रिगेड साहब, दोबारा बात करते हैं। ब्रिगेड साहब, ये जो बात इस वक्त नसीर साहब भी कर रहे हैं, आप चूंकि दिफाई तजियाकार भी, आपने फौज में भी आपने खिदमात दी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ईरान इतना नीचे है, डीप है, कि ये इसकी कोई भी असला वहां काम नहीं कर रहा, और ईरान अभी तक महफूज भी इसीलिए, वरना ऊपर अगर देखा जाए तो जैसे आपने कहा कंप्रीहेंसिव किस्म का उन्होंने यानी रेडिकेट किया पूरा उसको बम्बिंग करके ना, लेकिन वो आज तक उसकी सारी सलाहियत महफूज है। फिर वो 90% की बात कर रहा है, यहाँ तो वो ब्लफ कर रहा है ईरान, तो यहाँ उसके पास ये सलाहियत है तो फिर ट्रंप अपने लोगों को क्या बताएंगे? एक तो ये है कि क्या अगर ईरान ने जो 90% की जो ये बात आज कही है, तो इससे ट्रंप जो है दुनिया को जो बता रहे हैं वो फिर सच्चे साबित नहीं हो गए? जी ब्रिगेड साहब, ब्रिगेड साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी ब्रिगेड साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं
ईरान ने ये जो एक तो मुझे बता दें कि आपको नहीं लगता कि बहुत डीप है, जो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऊपर से तो शायद तबाह हो गया, नीचे उसका वैसे ही महफूज है सारा कुछ, क्योंकि अभी तक वो बड़े इत्मीनान से इसका जवाब कर रहा है। दूसरी बात है कि ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहे हैं कि ईरान के पास एटॉमिक सलाहियत होगी। आज जो बयान दिया, आपको नहीं लगता कि उन्होंने ट्रंप को ही कॉर्पोरेट कर दिया उनकी स्टेटमेंट को? जी, उन्होंने वाकई ही है, उनकी स्टेटमेंट जो है उसको सपोर्ट कर दिया। उन्होंने धमकी दी है कि हम यहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन क्या वो चले गए हैं ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने धमकी दी है कि हम यहाँ तक चले जाएंगे, और ये धमकी इसलिए है कि वो अमेरिका की जो उनके ऊपर यलगार है उसका जवाब दे रहे हैं वो। नहीं, मेरा जो पॉइंट ये है कि आपने उसको जाने के लिए भी जानते देखें, आपको जाने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है ना। आपका एटॉमिक प्लांट होता है, वो ऊपर से तो चलो तबाह हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 90% के लिए इसका मतलब है आपको सेटअप तो चाहिए ना। तो फिर अगर वो ऊपर मौजूद नहीं है तो कहीं नीचे तो मौजूद है। साहब, बात यह है कि अगर उनके पास कोई इस्तेताअत है तो उन्होंने ये बात की है ना। और अमेरिका भी दोबारा इसीलिए आया है हमला करने के लिए, क्योंकि पहले बयान तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दे दिया था कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है और अब ईरानी अच्छे लोग हैं, हम उनके साथ दोस्ती चाहते हैं और उनको चाहिए कि अपने लोगों की डेवलपमेंट करें। ये जो बॉम्बिंग की थी अमेरिका ने, उसके बाद ये बयान था कि हमने जो चाहा वो कर दिया और उनकी सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी। लेकिन फिर दोबारा आकर वहां पर हमला करना और जंग की सूरत हाल बनाना और ब्लॉकेट कर देना, ये इसी वजह से है कि उनको शक था कि नहीं, हमारी तमाम बमबारी के बावजूद कुछ ना कुछ सलाहियत बच गई है और ईरान अगर चाहे तो वो ये काम कर सकता है। हालांकि ईरान ने पहले भी कहा था कि उनके तो सुप्रीम लीडर ने फतवा दे दिया था कि न्यूक्लियर ताकत हासिल करना उनका मकसद नहीं है। उनके ऊपर ये इजराइल ने अमेरिका को उकसाकर हमले करवाए और उसके नतीजे में अब अगर वो करते हैं तो बहुत सारी दुनिया ये कहेगी कि वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जो आज ईरान ने और कही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वेपन जो है वो अमेरिका को उनके अड्डों पर जाते हैं उसको नहीं जाने देगा। ये जरा मुझे दफाई नुक्ता नजर से बताइएगा कि इसकी क्या अहमियत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान ने साबित कर दिया कि वो 60 दिन से ज्यादा बल्कि 70 दिन तक अपने हुर्मुज को बंद कर सकता है और कोई उसको खोल नहीं सकता। ये बात तो उन्होंने पूरी दुनिया को अमलन दिखा दी है। अब अपने हुर्मुज के अंदर जो और कमजोरियां हैं, वो एक तो हथियार बरदार जहाजों को नहीं जाने देगा, ये उसने कह दिया, क्योंकि वो तो जो हथियार बरदार जहाज यहाँ से गुजरेंगे वो या अमेरिका के होंगे या इजराइल के होंगे या नेटो की कोई फोर्स, जैसे बरतानिया अभी इशारे दे रहा है कि वो इसमें शामिल हो जाएगा अमेरिका की सपोर्ट में। तो ये जंग बढ़ती जाएगी और दुनिया की तकलीफ भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ से वेपन अगर वो रोक देता है तो जो अमेरिकी अड्डे हैं सऊदी अरब में हैं और उसके अलावा यूएई में है, कतर में है, बहरीन में है, उर्दन में है, वो कितना डिस्टर्ब होंगे जब उनको वेपन्स ही यहाँ से सप्लाई नहीं होंगे? तो उनके पास फिलहाल अपने वेपन्स तो मौजूद हैं और समंदर एक ही रास्ता नहीं है अमेरिका के लिए वेपन्स पहुंचाने का, लेकिन बहरहाल एक रुकावट जरूर होगी। सिंबॉलिक आप कह सकते हैं। सिंबॉलिक बात एक अंदर की बात इकोनॉमिक्स की भी है, क्योंकि जो मर्चेंट वेसल्स जो हैं, जो तजारती बहरी जहाज जो तेल बरदार हैं या सामान बरदार हैं, वो इस इलाके से गुजरेंगे, उनको अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करेगी, उनकी हिफाजत करेगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है, यहाँ हमारे एक साथी हैं, मौजूद साथी जो है, उनका ये ख्याल है कि बस अब चंद दिन की बात है और अब सीज फायर जो है मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा ख्याल है ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा दुनिया के लिए, आपको क्या लगता है? नजर नहीं आता कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझ जाएगा। अगर अमेरिका ताउन करे दुनिया के साथ और इस इलाके से अपनी फौजें निकाले, ब्लॉकेट खत्म करे, ठीक हो गया। अच्छा, को नसीर साहब दे। आपकी तरफ आऊंगा, इसमें सारे जो हमने आज डिस्कशन किया, हम इसराइल को भूल गए हैं सारा। वो आजाद है, वो जो मर्जी कर रहा है, उसके पास एटॉमिक बम है। जी जी, उसके ऊपर नसीर साहब आप क्या कहते हैं? वो भी तो एक फैक्टर है बहुत बड़ा। देखें जी, इजराइल जो है ना वो समझे अमेरिका की प्रॉक्सी है। इजराइल समझो कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखे ना, हालांकि इजराइल जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए हैं, इजराइल तो उसमें उसके तो ना नुमाइंदे थे ना उनकी शिरकत थी। बेसिकली इजराइल और अमेरिका को आप एक ही लें, लिहाजा आप इजराइल ने जो है वो करना, क्योंकि इजराइल की जो है ना अमेरिका में बहुत ज्यादा लॉबिंग है। और देखें वो 1% है
तो वो इतने ज्यादा ताकतवर है कि 99% पे वो गालिब आ जाते हैं कि उन्होंने देखे ट्रंप को किस तरह मोटिवेट करके। अभी तो लग रहा है अमेरिका उनकी प्रॉक्सी है। अमेरिका उनकी प्रॉक्सी है, तो लिहाजा जो भी अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है वो सारा कुछ कर रहा है, वो समझे इजराइल है, वो सब इजराइल, ये नहीं है कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात इंडिपेंडेंटली कर रहा है, वहां से लिखे लिखाए मुतालबात अमेरिका को आते हैं कि आपने ये रखने हैं, तो लिहाजा इजराइल अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है। तो लिहाजा बात यह है कि अमेरिका ने ये जो पूरा मशरक़ वुस्ता था, इसको डिस्टर्ब करने का मकसद है या इस पे अनारकी फैलाने का मकसद है, यही था कि इनको गैर मुस्तहकम रखो, और वो इसमें इस पॉलिसी में बहुत अरसा कामयाब रहा। आपको पता है कि मशरक़ वुस्ता के ममालिक की आपस में लड़ाइयां रही, इराक ईरान 8 साल जंग में रहे, और फिर देखिए सऊदी अरब ईरान। अब मैं समझता हूँ ये जो जंग या जो ये हरकत की है ना ट्रम्प में, ये मैं समझता हूँ कि इसमें मशरक़ वुस्ता के सारे ममालिक एक पेज पे आ गए हैं, और सबको ये चीज समझ आ गई है कि अमेरिका जो है वो अब इस खित्ते को, वो सारे कहते हैं कि अब हालांकि सारे मुल्कों में अड्डे हैं अमेरिका के, लेकिन इसके बावजूद वो डिप्लोमेसी से चल रहे हैं, और वो कोई भी जो है वो ना ईरान के खिलाफ उनकी स्टेटमेंटें आती हैं, या अगर उनके अड्डों पे उनके मुल्क के अंदर हमले होते हैं तो वो कोई जवाबी इकदाम भी नहीं करते। सिर्फ क्या है यूएई, क्या है यूएई, क्योंकि वो दुबई जो है वो एक मार्केट हब जो है, उनको खतरा पड़ गया है कि अब जो है वो ये यहाँ ये सारी चीजें वीरान हो जानी है और ये कहीं और चली जानी है, तो लिहाजा उनको पाकिस्तान से भी यही खलश है और उनको दुश्मनी है। उन्होंने पाकिस्तान से अपना वो कर्जा भी पुराना मांगा कि ये हमारा दुबई बर्बाद हो रहा है, यानी उनको बाकी अगर अरब ममालिक की तरह सिर्फ होता तो वो भी इसी पेज पे होने थे, लेकिन अब उनकी मार्केट हब डिस्टर्ब हो रही है, तो इसलिए जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, और वो चाह रहा है कि एट एनी सूरत जो है वो अमेरिका की सर्वाइवल हो, ताकि मेरी जो दुबई है ना वो बरकरार रहे, अदरवाइज वो वीरान हो जाना है। जैसे आपने कहा कि वहां प्रॉपर्टी के रेट 0 होने जा रहे हैं, तो सिर्फ वो इस चक्कर में है अपने बिजनेस, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा बिजली की तरफ भी आ जाए। खाया साहब, जरा ये बताइएगा कि एक ऐसे वक्त में जबकि मिडल ईस्ट की सूरत हाल सबके सामने है, फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, वहाँ पहले से जो है परेशान है, ऐसे में बाकायदा तौर पर उनको उल्टा लटा के ना चाबुक रसीद की जा रही है महंगाई की सूरत में, जो पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, और अब ये है कि पता चल रहा है कि बिजली के अंदर सब्सिडी भी खत्म कर दी, यानी बिल्कुल ही खत्म कर दी है। अब आईएमएफ के कहने पर ये बात करते हैं, लेकिन ये जो आईएमएफ है ये गरीब आदमी के लिए तो ये सब कुछ कर रहा है, जो 200 तक जो यूनिट यूज करते हैं। ये जो आपके ब्यूरोक्रेसी है, उसी लम्हे में नजर आता है कि उनके लिए बिजली फ्री है, जजेस के लिए फ्री है, सियासतदानों के लिए बहुत ज्यादा उसके अंदर है, पेट्रोल है, उनको हजारों लीटर फ्री मिलता है। तो ये सारी चीजें साथ हैं, और एक तरफ जंग के साए हैं, तो ये जो स्टेप है जिसके अंदर सब्सिडी खत्म की जा रही है, ये किस तरफ मुल्क को लेके जाएगी? गुजारिश ये है कि एक पाकिस्तान है और दूसरा हमारा दुश्मन जो गरीब कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। वहां पे तामिल में जो विजय जीता है चीफ मिनिस्टर, फिल्म स्टार, उसने पहले जो 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं, आपको पता है उनमें से पहला एग्रीमेंट ये है कि लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे। हाँ जी, ऐलान हमारे यहाँ हुआ था। ठीक है, तो मुराद ये है अब पाकिस्तान में वजीर आजम कार्ड, हेल्थ कार्ड, जो भी आप कार्ड, बेनजीर इनकम कार्ड, बहुत सारे कार्ड आप जारी कर चुके हैं इससे पहले। अब पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ एक ही कार्ड की जरूरत है, और मेरी हुकूमत से इल्तिजा है वो भी जारी कर दे। वो क्या है? वो है बर्दाश्त कार्ड। अब बर्दाश्त कार्ड की जरूरत है। अब अवाम का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है। मुराद ये है कि अवाम के मार्केटें जाइए इस वक्त पाकिस्तान में लिबरेज हो चुका है कि बंदे बढ़ा दें। मुराद ये बंदे नहीं बढ़ा दें, अवाम का जो हाल है इस वक्त ईद सर पे है। पाकिस्तान की हर मार्केट में भूख है इस वक्त। जाइए मार्केट, दुकानदार रो रहे हैं। मैं अभी हाल रोड से होके आया हूँ, लाहौर की बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, और मैं देख रहा था कि वहां एक टीला नहीं गुजर सकता था, आराम से रिक्शे, टैक्सी, कारें, मोटरसाइकिलें गुजर रही थी, पब्लिक ही नहीं है। मुराद ये है कि जब पाकिस्तान के अवाम के साथ ऐसा सलूक करोगे, दुनिया में अपनी अवाम को देने के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज हुकूमत का काम है प्रोवाइड करना। यहाँ जिसने सोलर लगाया उस पर टैक्स लग रहे हैं, पाबंदी लग रही है कहीं भी, यानी अवाम उनका जो जेब है अवाम की, उसके अंदर हाथ जो इस वक्त सरकारी डाकुओं का है। डेफिनेटली सरकारी डाकुओं का है। मुराद ये है, देखिए आपने आईएमएफ की बात की, दुनिया में कोई शख्स भी आपको कर्जा देगा तो सबसे पहले उसकी वो रिटर्न सोचता है कि मुझे इसकी रिटर्न क्या है।
اگر اس کو نظر آ رہا ہو کہ نہیں تو وہ تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ کام میرے کہنے پہ کرو تو آپ میرا ریٹرن واپس کر سکتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ جی آپ لیوی ختم کرے, ان کو کرنی پڑی. مراد یہ ہے کہ جو وہ کہے گا. سوال میرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کتنے ججز کی جو بجلی فری ہے, گیس فری ہے, اور پیٹرول جو ہے ہزاروں لیٹر ان کو مل رہا ہے, نہ انہیں بیوروکریٹس کا نظر آتا ہے, نہ انہیں باقی لوگوں کا نظر آتا ہے, انہیں یہ غریب آدمی نظر آتا ہے. ہاں جی, اس کا جواب لے لیجئے. جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ بیوروکریٹس کے ساتھ جو آپ کے عمرہ ہیں یا آپ کے امیر طبقہ ہے, بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں, جاگیردار ہیں, ان کے لیے یہ سختیاں کرے, تو آگے سے جواب دینے والے جو ہے نا حضرات جو ہے وہ ان کو خوبصورت طریقے سے ان کا خانہ پورا کر دیتے ہیں کہ جی ہم ان سے ایسے لے رہے ہیں, جو آپ نے بریفنگ دینی ہے وہ اچھی ہے بری ہے ان کو سمجھ آ جانی ہے. تو مراد یہ ہے ان کو تو وہ سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں ان کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈ صاحب ذرا اس کا جواب مجھے دیجیے گا, یہ جو بجلی والی بات ہے, اور دوسری اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ایک ایسی بیوروکریسی, ایک ایسا نظام جو کہ آئی ایم ایف خود کہہ چکا ہے 5,500 ارب روپے, ٹھیک ہے نا, یہ ہر سال جو ہے نا یہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں آپ کا جو قرض آپ باہر سے لیتے ہیں, اور پھر یہ عوام کے صورتحال یہ ہے کہ 200 یونٹ بھی نہیں ہے انڈیا کے اندر, ایسے حالات کے اندر جبکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب جنگ ہے اور اس کی وجہ سے یہاں مہنگائی کی جا رہی ہے, تو نہ انڈیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, نہ ہی بنگلہ دیش میں بڑھی ہیں, نہ افغانستان میں بڑھی ہیں, سری لنکا میں بھی کوئی 3% بڑھی ہیں. تو یہ ممالک نارمل چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی بریڈ صاحب. جی, انڈیا بنگلہ دیش میں قیمتیں بڑی تو ہیں لیکن وہ 10% 11% بڑھی ہیں. ہمارے ہاں تو 70% تک بڑھ گئی ہیں قیمتیں پیٹرول کی, اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور آگے سے جو سچویشن بن رہی ہے, اگر یہ جنگ کا کوئی فیصلہ اچھا اسی صورتحال میں وہاں پہ تامل ناڈو کا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ 200 کی جو وزیر اعلیٰ بندہ وہ کہتا ہے کہ جناب 200 یونٹ جو ہے فری ہے, وہ دے بھی رہے, یہ اسی صورتحال. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سبسڈیز جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے فری. اگر فری کسی کو ہونی چاہیے تو وہ بہت غریب عوام جو ہیں جو 100-200 یونٹ یہاں جج کو فری ہے, یہاں ڈی سی کو فری ہے, اے سی کو فری ہے, بڑے پولیس افسر کو مل رہا ہے, ایم این ایس فری ہیں, ان کی تنخواہیں 900 گنا بڑھتی ہیں, 9 ٹائمز 7 ٹائمز بڑھا لیتے ہیں یہ اپنی تنخواہیں. اور عوام کی جب بات آتی ہے, جو تنخواہ دار طبقے کی بات آتی ہے, ان کے لیے 10% ہے, 20% بہت بڑی لات ہے حاتم طائی کی قبر پر. اور جو ریٹائرڈ لوگ ہیں پچھلے سال ان کو 7% دیا آپ نے, 7%, جبکہ ایم این ایس, ایم پی ایس, سینٹ والوں نے اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ 4 گنا کم از کم بڑھائی ہیں. یہی حالت ججوں کی ہے. تو آئی ایم ایف سے کیوں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کو کہے؟ ہمارے عوام کو خود پریشر ڈالنا چاہیے, اور حکومت کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ کھلی عیاشیاں جو ہیں یہ اس طرح نہیں چلیں گی. اس طرح ایک طرف دہشت گردی ہے, دوسری طرف جو معاشی دباؤ ہے آپ کے اوپر, اس ایران اور امریکہ جنگ کا, جو آپ نے ہرمز بند ہے, کل باب المندب بھی بند ہو گیا, پھر کیا بنے گا. اور تیسری طرف ہماری یہ عوام کو جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے اگر ایجیٹیشن ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی حکومت کو بہت بڑی مصیبت پڑ جائے گی. تو یہ کیا ان کو ناکام کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا ان شخصیات کو یا ان اداروں کو جو کہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا وقار جو دنیا میں بلند ہو, ایسی صورتحال میں, چونکہ میں تو سمجھتا ہوں یہی ہے کہ جنگیں جو ہیں محض فوجیں نہیں لڑتی, قومیں لڑتی ہیں. ویتنام کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اس عوام کو جس نے فوج کے ساتھ مل کر آنے والی جنگوں کو لڑنا ہے, اس کو اگر آپ اس طرح کچل رہے ہیں, اس کا سانس تو بند نہ کرے نا, اس کو زندگی تو اس کی چلنے دیں, اور اتنی مشکل میں مت ڈالیں کہ وہ بالکل بے چین ہو کے سڑکوں پر آ جائے, اور تعاون اپنا حکومت سے کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ نہ کریں. تو پھر ایک اور محاذ آپ کا اندرونی کھل جائے گا, اندرونی انتشار چل پڑے گا. دہشت گردی ہے, بھارت کی دھمکیاں ہیں, ایران اور امریکہ جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں, تمام معاشی پریشر اس کا ہے ہمارے اوپر. اور اس کے ساتھ اگر ہم عوام کو بے چین کر لیں گے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. نذیر صاحب یہ والی جو بات ہے کہ چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں, حالات ہمارے کو اچھے نہیں ہیں, تو اس صورتحال کے اندر عوام کو جو ہے اتنا ڈسٹرب کر دینا کہ جیسے کہ وہ بریڈ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں. اب یا تو بندے بڑھانے والی بات ہے یا سڑکوں پر آنے والی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس سچویشن میں آ چکے ہیں, ایک تو سڑکوں میں آ جائے, دوسری بات ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کا ڈیفینس اور سیکیورٹی کا ایک پورا سسٹم عوام کو اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کرنا, اس سسٹم کو نقصان پہنچانا ہے, یعنی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے نا,
تو دیکھیں فی بیرل ڈالر جو قیمت ہے آج 107 روپے سے 108 روپے جو تھی، آج پاکستان جو ہے وہ پاکستان نے اب یہ جنگ تو لمبی ہو رہی ہے، پاکستان کی انرجی کی جو ضروریات ہے نا وہ پاکستان میں جو ہم آئل پہ یا جس چیز پہ ہماری بجلی بنتی ہے وہ ہم 10% پوری کرتے ہیں، 90% ہم اسی رستے جو ہے وہ آبرائے ہرمز سے یا مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہی ہم لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج گورنمنٹ نے آج کی سٹیٹمنٹ تھی کہ رشیا سے جو ہے نا متبادل کے طور پہ لینے کے لیے جو ہے وہ تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہاں پہ سے انڈیا کا سارا پیٹرول گیس اسی جگہ سے آتی ہے، بنگلہ دیش کی وہاں سے آتی ہے اور ساروں کی وہیں سے آتی ہے، کہیں قیمتیں نہیں بڑھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی چل رہی ہے۔ دوسری بات ہے ماضی کے اندر 150 تک قیمتیں گئی ہیں پیٹرول کی انٹرنیشنل، لیکن اس طرح قیمتیں نہیں بڑھی۔ میں آپ کو اور خود جو وزراء ہیں بڑا واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہم ٹیکس کے طور پہ کلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، وہ ان کا یہ لاجک ہے، وہ یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہمیں وہ والا پریشر ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ٹیکس کے صورت میں دیکھیں بات پتہ کیا ہے، پاکستان کی یہ شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے نا یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان نے اپنا بجٹ کبھی بھی اپنے سال کی انکم سے جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر سے جنریٹ نہیں ہوا، ہمیشہ پاکستان کا بجٹ آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے سہاروں پہ ہی ہے، اور پھر جو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ہے وہ اپنی ہدایات جاری کرتے ہیں اور وہ اپنے پیسوں کی ریکوری کے لیے پھر وہ عوام میں سے وہ طبقہ یا وہ چیز ڈھونڈتے ہیں جہاں سے ان کی ریکوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب حکومت دیکھیں نا کوشش کرتی ہے کہ پہلے 200 یونٹ یا 300 جہاز بھی فری لیتی ہے، گاڑیوں کا وہ پورا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، اس میں تو دیکھیں پریویلیجز بھی بڑھا لیتی ہے، ایم پی ایم این ایس کی طرح آسمان کو چھو رہی ہیں، ان کے اللہ تلے بھی سارے ہیں۔ تو بہرحال چلے جی ناظرین، ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، ناظرین دعا کے ساتھ، ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، افغان احسن زیاد کو اجازت دیجیے، اللہ